नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको कृतिका का पाठ नंबर 3 जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी के प्रश्न उत्तर डिस्कस कर रहे हैं आज यहाँ पर बैठ के। तो चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, उसको समझ भी लिया होगा कि इस चैप्टर में है क्या। आज जो है इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। इसका जो पहला चैप्टर का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? ठीक है। इसमें हम उत्तर जो हैं वो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मानव का स्वभाव रहा है कि वह हमेशा अपने अतीत की बातें करता है। वह अतीत की बातों को याद करके खुश होता है और अपने अतीत को सुखमय मानता है। मतलब ये कि जब भी हम कोई ज़िक्र करते हैं, कोई बात करते हैं, तो हम हमेशा पीछे बीती हुई बातों को याद करते हैं, सुख के क्षणों को याद करते हैं और उनको बताते हैं, खुश होते हैं। जैसे अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे बच्चे हैं, और जब हम भी पढ़ते थे या आप लोग जब अब पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसे वाक़ये या कुछ घटनाएं घटित हुई थी हमारे स्कूल कॉलेज में, तो हम आप लोगों से शेयर करते हैं। तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कुछ इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद जो है यहाँ पर जिक्र करते हैं कि एक हमारा ज़माना था। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग वो यहाँ पर करते हैं कि एक हमारा ज़माना था। तो यहाँ पर वो इसी प्रकार से अपने बीते हुए क्षणों को याद करते हैं, अपने बीते हुए समय को याद करते हैं और अपनी बीती हुई जो अतीत की जो बातें हैं उनको याद करके खुश होते हैं। और वो जब अपने बीती हुई बातों को याद करते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट आ जाती है। यही कारण है कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद हमेशा अपने अतीत को सुंदर बताते हैं, लेकिन अतीत की तुलना वर्तमान से करना किसी भी दृष्टि में सही नहीं है, क्योंकि पीछे जो हमारा अतीत हो चुका, उस समय का वातावरण, उसका माहौल, वो जो समय था वो अलग प्रकार से था। और ये जो हमारा अब का जो वातावरण है, अब का जो वर्तमान समय है, उसका माहौल है, उसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। और तो हमें जो है कभी भी अतीत की और आज की वर्तमान की तुलना करना सही नहीं है। समय परिवर्तनशील होता है, समय बदलता रहता है, कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। जब हम छोटे थे तब कुछ और समय था, आज आप लोग छोटे हो तो कुछ और समय है। काफ़ी चेंजेस भी आ गए, बहुत सारे बदलाव भी आए हुए हैं। तो यही कविता में, इसमें पाठ में लेखक यही कहते हैं कि हमेशा समय जो है वो एक जैसा नहीं रहता, कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें होते रहते हैं। कुछ बातें होती हैं जो अतीत की अच्छी होती हैं और कुछ बातें होती हैं जो वर्तमान की अच्छी होती है। तो हमें हमेशा अतीत से चिपक कर नहीं रहना चाहिए और बीते हुए समय को अच्छा नहीं बताकर वर्तमान को बुरा भी बताना उचित नहीं है। तो हमें अपने अतीत से चिपके नहीं रहना है, वर्तमान समय के साथ चलना है। वर्तमान में जीना है तो वर्तमान समय के साथ चलना होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम अतीत के समय को बुरा कहें, वो समय भी अच्छा था और ये समय भी अच्छा है। तो मतलब हमें दोनों समय को एक सीक्वेंस में या पैरेलल लेकर चलना पड़ता है। तो हमें जो है वर्तमान को बुरा नहीं बताना चाहिए और ऐसा कहना उचित भी नहीं है, बल्कि हमें अतीत को भूलकर अपने आप को वर्तमान के समय के अनुसार ढाल लेना चाहिए। यानी कि अब बीत गया सो बात गई। ठीक है, ये कहावत हमेशा मन में रखनी चाहिए। तो हमें ना तो अतीत के साथ चिपके रहना है और ना ही वर्तमान समय को बुरा बताना। अगला प्रश्न है कि राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? राम स्वरूप जो है अपनी बेटी को उच्च शिक्षा भी दिलवाते हैं, लेकिन जब उसके विवाह की बात चलती है तो उसकी शिक्षा को छिपाते भी हैं। ये दोनों की दोनों बातें जो हैं एक दूसरे के विरोधी हैं। विरोधाभास यहाँ पर प्रकट हो रहा है
तो यहाँ पर वो कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण जो है वो अपनी इस बात को उजागर नहीं कर पाते, अपनी बेटे की शिक्षा को बता नहीं पाते। तो इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा कि रामस्वरूप का स्वभावतः उच्च शिक्षा का पक्षधर होने के कारण अपनी पुत्री उमा को उच्च शिक्षा दिलवाना है। कि वो अपनी बेटी को उच्च शिक्षा इसलिए दिलवाते हैं क्योंकि वो स्त्री शिक्षा के समर्थन में अपना पक्ष रखते हैं, स्त्री शिक्षा बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बेटी को भी वो उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। परंतु जब उसके विवाह का प्रश्न आता है तो उस जमाने के अनुसार उसके सामने ये समस्या उत्पन्न होती है कि कोई अच्छा वर यदि पढ़ी लिखी लड़की से विवाह नहीं करना चाहता, और ये समस्या ये आती है उसके सामने कि कोई भी अच्छा वर जो होता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो एक पढ़ी लिखी लड़की से विवाह नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ये समझता है कि अगर लड़की पढ़ लिख गई तो उसके विचारों में परिवर्तन आएगा, वो उसको दबा कर नहीं रख पाएगा और वो कुछ अपनी डिमांड आगे रखेगी, कुछ कहेगी। अगर वो उसके पास ज्ञान ज़्यादा है तो वो उसको नीचा दिखाने का प्रयास करेगी। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष अपनी प्रधानता हमेशा स्थापित करता आया है। इंग्लिश में पुरुष प्रधान को इस प्रकार से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि मैन विल बी मैन, कि आदमी हमेशा आदमी होता है। तो वो ये पुरुष प्रधानता हमेशा स्थापित करना चाहता है और इसीलिए वो पढ़ा लिखा व्यक्ति पुरुष जो है वो ये नहीं चाहता कि एक पढ़ी लिखी स्त्री के साथ उसका विवाह हो। गोपाल यहाँ पर जो है गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर, जो उसकी लड़की उमा जो है उसके को देखने के लिए आते हैं, वे भी अपने लिए पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इतनी कि मैट्रिक पास हो, यानी कि 10वीं तक कर रखी है, थोड़ा बहुत उसको पढ़ना लिखना है, चिट्ठी वगैरह लिखनी आ जाए, थोड़ा बहुत पढ़ ले। रामस्वरूप ये समझता है कि यह जो रिश्ता, जो उमा लड़की का रिश्ता है, उसके लिए उचित है, क्योंकि लड़का एक अच्छे ख़ानदान का है और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, इसलिए वह विवाह के लिए लड़की की शिक्षा को छिपाता है। यानी कि लड़का तो पढ़ा लिखा है, लड़की भी काफ़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन उसने रामस्वरूप ने अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाया, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति था जो रिश्ता लेकर आए थे, वो ये नहीं चाहते थे कि लड़की पढ़ी लिखी हो। लड़का अच्छा पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था, तो इसलिए रामस्वरूप ने समझा कि ये लड़का उचित है, अच्छा है, अच्छे ख़ानदान से है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, इसलिए लड़की का विवाह इस लड़के से कर देना चाहिए। और उनकी डिमांड के अनुसार अपनी बेटी की शिक्षा को उसने छिपा लिया। और उसकी लड़की जो उमा है वो बीए पढ़ी हुई है, बीए पढ़ी हुई है, लेकिन उसने फिर भी उसको मैट्रिक पास बताया, और इसलिए मैट्रिक पास बताकर जो है उसने लड़कों के सामने प्रस्तुत किया। उसका यह विरोधाभास एक लड़की के पिता होने की विवशता को उजागर करता है, जो अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में करना चाहता है। यानी कि वो ये चाहता था कि उस लड़की का विवाह जो है उस लड़के से हो जाए, शंकर से, क्योंकि वो उसको अच्छा मानते थे, उनका परिवार अच्छा था, पढ़ा लिखा था, तो वो ये चाहते थे कि इस घर में मेरी बेटी की शादी हो जाए तो वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। लेकिन इसी कारण से जो है उसने अपनी बेटी की शिक्षा को छिपा दिया था। अगला प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। यानी कि वो ये चाहता था कि जब उसकी बेटी का रिश्ता तय हो रहा था तो वो कुछ उपेक्षाएं उससे कर रहे थे कि उसकी बेटी किस प्रकार का व्यवहार करे, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार उमा ने किया वो उसको उचित नहीं लगा। क्यों? इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा कि बेटी अपनी जो लड़की है उमा, वो अपना रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप जो है उमा से ये अपेक्षा कर रहे थे कि वह अपने होने वाले ससुर और पति की बातों का, चाहे वो उचित हो या ना हो, सही प्रकार से जवाब दे। वो ये भी चाह रहा था
कि उमा उनके सामने अपने आप को वैसे ही प्रस्तुत करे जैसे वो चाहते हैं। यानी कि वो अगर ये चाहते थे कि लड़की पढ़ी लिखी ना हो, कम पढ़ी लिखी हो, तो वो उसको बताए कि मैं मैट्रिक पास हूँ। संगीत का ज्ञान उसको है तो वो बोले कि हाँ मुझे संगीत का ज्ञान है। सिलाई बुनाई उसको आती है, और उसके विचार पूछना चाहते थे कि वो किस प्रकार के विचार रखती है। यानी कि जिस प्रकार से गोपाल प्रसाद वो चाहते थे कि हमारी बहू ऐसी होनी चाहिए, तो राम स्वरूप उसको समझा देते हैं कि तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार करना है। और वो ये चाहते भी हैं कि उमा जो है इसी प्रकार का व्यवहार करे, परंतु राम स्वरूप उमा से इस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा करना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि समाज में लड़का चाहे लड़का हो या सिर्फ लड़की हो, सभी को स्थान बराबर मिलना चाहिए। और विवाह के संदर्भ में अथवा उसके व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में लड़की को भी उतने ही अधिकार हैं जितने लड़के को। लड़की का हृदय भी लड़के की भांति अभिलाषाएं करता है, उमंगे रखता है। लड़की होने का अभिप्राय यह नहीं है कि उनकी अभिलाषाएं, उसकी उमंगे, उसका व्यक्तित्व, यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी कुचल दिया जाए। यानी कि कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि लड़के और लड़की को एक समान रखना चाहिए। जिस प्रकार लड़के को लड़की चुनते हुए उसमें की खूबियाँ, उसका ज्ञान पूछता है, वो लड़का पूछता है, तो उसी प्रकार से लड़की को भी लड़के के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसी प्रकार के अधिकार उसको मिलने चाहिए। अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। अब यहाँ पर उत्तर इस प्रकार से जाएगा कि वस्तुतः गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, क्योंकि वो उस विवाह को बिजनेस मानते हैं। उसमें उन लोगों से वो दहेज रखने की इच्छा रखते हैं, इसलिए वो उसको बिजनेस मानते हैं। और राम स्वरूप अपनी बेटी की शिक्षा को छुपाता है, इसलिए वो भी एक अपराध कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद जब अपने लड़के शंकर का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप के घर आते हैं तो वे विवाह को बिजनेस कहते हैं, जिसका अर्थ है व्यापार। व्यापार केवल निर्जीव वस्तुओं का ही होता है। उसके द्वारा विवाह जैसे पावन बंधन को व्यापार कहना सर्वथा अनुचित है। यानी कि विवाह को जो है उसको व्यापार का नाम नहीं देना चाहिए। हम किसी चीज़ को हम किसी व्यक्ति से रिश्ता तय करते हैं, लड़का है लड़की है, उसको हम खरीद नहीं रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक तरह का पावन बंधन है, इसको व्यापार कहना जो है सरासर गलत है। दूसरी ओर राम स्वरूप गोपाल प्रसाद के पुत्र के साथ अपनी बेटी का विवाह करने के लिए उसकी उच्च शिक्षा को छिपाने का प्रयास करता है। यानी कि एक तरफ तो वो उसको विवाह को बिजनेस मानते हैं, व्यापार मानते हैं, दूसरी तरफ जो राम स्वरूप है वो अपनी बेटी का विवाह करने के लिए उसकी शिक्षा को छिपाता है, तो वो एक प्रकार का भी अपराध है। क्योंकि गोपाल प्रसाद को अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। कहा जाता है कि रिश्ते हमेशा जो है ईमानदारी की नींव पर रखे जाते हैं, रखे भी होने चाहिए। ईमानदारी से उनका निर्वाह करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। लेकिन वो अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाते हैं, वो एक अपराध कर रहे हैं। उनको सच बता देना चाहिए कि उनकी लड़की इतनी पढ़ी लिखी है या BA पास है। इसलिए राम स्वरूप अपनी बेटी की शिक्षा केवल मैट्रिक बताते हैं। वे अपनी बेटी की पसंद नापसंद का कोई महत्व नहीं देते। वे चाहते हैं कि जैसे तैसे उनकी बेटी का रिश्ता हो जाए। अतः चाहे गोपाल प्रसाद हो या राम स्वरूप, दोनों ही बराबर के अपराधी कहे जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? ये जो कथन उमा द्वारा कहा गया था, इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। यानी कि उमा जब ये कहती है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, तो क्या वो संकेत देना चाहती है, वो यहाँ पर बताना है।
तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि उमा का ये जो कथन है या उमा जो है, इस कथन के माध्यम से शंकर की शारीरिक और चारित्रिक दोनों प्रकार की कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। शंकर की कमर थोड़ी झुकी हुई है। इसका कारण ये बताया उसने कि कॉलेज में उसके दोस्त यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। शंकर की कमर झुकी हुई थी, थोड़ा सा वो झुककर चलता था या अच्छे तरह से बैठ नहीं पाता था, तो उसके दोस्त जो हैं उसको ये कहकर चिढ़ाते थे कि शंकर की तो बैकबोन ही नहीं है। और उसी कॉलेज में पढ़ी होने के कारण उमा भी इस बात को जानती थी कि उसके दोस्त जो हैं उसको इस बात को कहकर उसको चिढ़ाते हैं। और इसी प्रकार वो आगे उसका एक और वाक़या बताती है कि इसी प्रकार से एक बार कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल में इधर उधर चक्कर लगाने के कारण जो है शंकर को वहाँ से भगाया गया था, और तब वह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर वहाँ से भाग गया था। उसकी इस हरकत, ये जो है उसकी हरकत थी, उसकी चारित्रिक कमी की ओर संकेत करती है कि सिर्फ लड़के पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता, उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। बैकबोन से यहाँ पर उसका चरित्र से लिया गया है कि उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसमें जो है हम ये कहेंगे कि आज का समाज जो है भारतीय समाज है और वो काफ़ी संस्कारी कहा गया है। तो यहाँ पर हम उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आज का जो भारतीय समाज है उसमें संस्कारों को खोलकर रसातल की ओर बढ़ रहा है। संस्कारों को खोकर रसातल की यानी कि गड्ढे की ओर जा रहा है। निश्चय ही उसे पुनः उसका वही प्राचीन तथा महान मुकाम दिलाने के लिए उमा जैसी लड़की के व्यक्तित्व की ज़रूरत है। शंकर जैसे लड़कों की वजह से तो हमारा समाज विकृत हो रहा है। शंकर एक ऐसे लड़के का प्रतिनिधित्व करता है जो ना केवल दुबला पतला है बल्कि उसकी कमर भी झुकी हुई है और उसका चरित्र भी अच्छा नहीं है। वह लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए पकड़ा जा चुका है। यही नहीं, वह अपनी बात को स्पष्टता से भी नहीं रख पाता। दूसरी ओर उमा न केवल पढ़ी लिखी लड़की है, एक गुणवान लड़की भी है, उसका चरित्र भी उत्तम है। उस अपनी स्पष्टवादिता और तेजस्विता के कारण उभरी हुई भारतीय नागरिक का जो है प्रतिनिधित्व करती है। उसके चरित्र में तमाम ऐसे गुण दिखाई देते हैं जो समाज को नहीं देश को भी उभारने में सक्षम है। स्पष्ट है कि समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, यानी कि हमें जो है हमारे समाज में उमा जैसी लड़कियों की आवश्यकता है, ना कि शंकर जैसे लड़कों की। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब ये कि जो चैप्टर का नाम है रीढ़ की हड्डी, वो किस प्रकार से सार्थक है, फिट किस प्रकार से बैठता है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी एक प्रतीकात्मक शीर्षक है तथा अपने आप में पूरी तरह सार्थक है। रीढ़ की हड्डी का कार्य कमर को सीधा रखना व शरीर को मजबूत बनाना है। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी के अभाव में शरीर में कमजोरी और कमर का झुक जाना स्वाभाविक है, उसी प्रकार चरित्र रूपी रीढ़ की हड्डी के अभाव में समाज का विकृत हो जाना स्वाभाविक है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने शंकर के रूप में एक ऐसे ही लड़के का चित्रण किया है जिसकी न केवल वास्तविक रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, अपितु उसकी चरित्र रूपी हड्डी भी नहीं है। वह एक दब्बू, खींचे, निरोपने तथा चरित्रहीन नौजवान है। उसकी अपनी हरकतों से समाज को कमज़ोर कर दिया है। दूसरी ओर इस एकांकी में लेखक ने उमा के रूप में एक ऐसी चरित्रवान, कर्मठ, स्पष्टवादी
निर्भीक लड़की का चित्रण किया है जो अपने चरित्र रूपी हड्डी के से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करती है। इस प्रकार लेखक ने प्रतीक रूप में रीढ़ की हड्डी वाक्यांश को दोनों के चरित्र के माध्यम से सार्थक किया है। अतः कहा जा सकता है कि प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। अगला प्रश्न है, कथा वस्तु के आधार पर हम किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? देखिए, कथा वस्तु के आधार पर हम कथा नायिका उमा को ही इस एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं, क्योंकि प्रस्तुत एकांकी की न केवल एक संपूर्ण कथा उमा के चरित्र का उद्घाटन करने के लिए नियोजित की गई है, अपितु उसके चरित्र के माध्यम से ही लेखक ने एकांकी के अपने उद्देश्य को उद्घाटित किया है। उमा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती है कि समाज में लड़का हो या लड़की सबका बराबर स्थान होता है। लड़कियों के हृदय में भी लड़कों की भांति भावनाएं, इच्छाएं होती हैं, जिन्हें बलात् दबाया, बलात् मीन्स बल के द्वारा, बलात् दबाया नहीं जा सकता। उसका चरित्र इतना सशक्त होता है कि बरबस ही पाठकों को अपनी ओर आकर्षित वो कर लेती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। दोनों ही पात्र एकांकी में प्रारंभ से लेकर अंत तक बने हुए हैं। दोनों की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहले राम स्वरूप के बारे में बताएंगे, उसके बाद गोपाल प्रसाद के बारे में। राम स्वरूप के बारे में देखो, हम ये कह सकते हैं कि वह एक सुयोग्य और उच्च शिक्षा प्राप्त की लड़की का पिता है, उमा का पिता है, जिसने एक उच्च शिक्षा प्राप्त की है और सुयोग्य है। उसमें एक लड़की का पिता होने की अनावश्यक मजबूरी भी दिखाई देती है। अधेड़ उम्र का व्यक्ति होने के कारण वह जैसे तैसे वह अपनी बेटी का रिश्ता गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर से करना चाहता है। इसलिए लड़के वालों की शर्त के अनुसार वह अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को भी छिपा जाता है। वह घबराया हुआ है और बात बात पर झुंझलाने वाला व्यक्ति भी है। नौकर के साथ हुई बातचीत से उसकी झुंझलाहट देखी जा सकती है। वह नारी शिक्षा का पक्षधर तो है, लेकिन नारी को पूर्ण अधिकार देने का समर्थक नहीं है। यही नहीं, राम स्वरूप गोपाल प्रसाद के समान अतीत की बातों को याद करके भी प्रसन्न होता है। ये था गोपाल प्रसाद का चरित्र। अब हम जो हैं राम स्वरूप का, अब हम गोपाल प्रसाद के चरित्र के बारे में बताएंगे। और जैसा कि आगे गोपाल प्रसाद का चरित्र है उसके बारे में बता दूं कि जो गोपाल प्रसाद का जो लड़का है, गोपाल प्रसाद जो है वो लड़का शंकर उसके पिता हैं। इसमें उनकी थोड़ी सी ऐंठ है। गोपाल प्रसाद नारी शिक्षा का शत्रु है। वह नहीं चाहता कि नारी को उच्च शिक्षा दी जाए। वह ये चाहता है कि नारी घर की चारदीवारी में बंद होकर घर के कामकाज में रुचि ले। इसलिए वह अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की चाहता है जिसे गाना बजाना आता हो, कढ़ाई बुनाई आती हो, जो घर के कामों में दक्ष हो। वह एक आत्म प्रशंसक व्यक्ति है, यानी कि अपनी खुद की बड़ाई खुद करना, अपने मुँह में मिठू होना, अपनी बड़ाई खुद करता है। वह बड़ा ही दिक्यानुसी विचारों वाला व्यक्ति है। दिक्यानुसी मीन्स पिछड़े हुए विचारों वाला व्यक्ति है और हमेशा अपनी अतीत से चिपका हुआ रहता है। वह पुरुष को नारी की अपेक्षा श्रेष्ठ मानता है। ठीक है, इस प्रकार से हम उसकी गोपाल प्रसाद की चरित्र की विशेषताएं लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है, लिखिए। ठीक है, अब इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी एक एकांकी का मतलब होता है एक अंक वाली। जिस तरह से नाटक चलते हैं और नाटक में हमेशा एपिसोड आते हैं,
ठीक है। जैसे कोई नाटक चल रहा है, रामायण है, महाभारत है, या आपका कोई पसंदीदा नाटक ले लो। वो जो नाटक है उनके डेली एपिसोड आते हैं। और एकांकी नाटक वो नाटक होता है जो एक ही अंक में, एक ही एपिसोड में ख़त्म हो जाए। दुखांत हो या सुखांत हो, सिर्फ एक ही एपिसोड में ख़त्म हो जाए, चाहे वो 40 मिनट का हो या 1 घंटे का, वो उसमें ही ख़त्म हो जाता है। शुरुआत भी वहीं से ही होती है और अंत भी, तो उसको एकांकी नाटक कहते हैं। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि ये जो एकांकी नाटक है एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है। इसके माध्यम से लेखक ये स्पष्ट करना चाहता है कि लड़का लड़की में भेदभाव करना सही नहीं है। लेखक का विचार है कि स्त्रियों को उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, साथ ही उनको पुरुष के समान बराबर के अधिकार और सम्मान दिया जाना चाहिए। रिश्ता करते समय लड़कियों से तरह तरह के प्रश्न पूछकर उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ लेखक ने गोपाल प्रसाद जैसे व्यक्तियों पर करारा व्यंग्य भी किया है जो नारी जाति को उन सभी अधिकारों से वंचित रखते हैं जो पुरुष को प्राप्त हैं। यही नहीं, लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि हमारे समाज को शंकर जैसे लड़कों की नहीं बल्कि उमा जैसी लड़कियों की आवश्यकता है, जो अपने चारित्रिक बल से हमारे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। ठीक है। अगला और लास्ट प्रश्न है, देखिए, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? आपको अपने विचार रखने हैं, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अपने विचार दूँ तो इस प्रकार से दे सकती हूँ कि पुरुष हो या नारी हो, दोनों को ही प्रगति का आधार शिक्षा है। दोनों को ही समान रूप से शिक्षा दिलानी चाहिए। शिक्षा के द्वारा ही हम महिलाओं को समाज में उचित सम्मान और पुरुष के बराबर अधिकार दिला सकते हैं। यदि महिलाएं पूर्णतः शिक्षित होंगी तो न केवल अपना विकास कर सकती हैं बल्कि समाज और देश के विकास में भी उचित योगदान दे सकती हैं। एक कहावत है जिसको कहा गया है कि अगर एक नारी शिक्षित होती है तो अपने साथ 3 परिवारों को वो शिक्षित करती है। पहला अपने पिता का, दूसरा अपने पति का और तीसरा अपने बच्चों का। तो ये कहावत बिल्कुल सार्थक सिद्ध होती है कि एक नारी ही जो है 3 परिवारों को शिक्षित कर सकती है। तो इसलिए नारी को शिक्षा दिलाना अच्छा है। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि नारी पुरुष के मुकाबले किसी भी तरह से कम नहीं है। उचित शिक्षा पाकर नारियां न केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करती है बल्कि उच्च नौकरी भी प्राप्त कर सकती है। बैंकों में आर्थिक सहायता लेकर उद्योग भी चला सकती है। नारी शिक्षा के फलस्वरूप ही हमारा समाज सभ्य और विकसित कहा जा सकता है। हमें संस्कृत की इस पंक्ति को नहीं भूलना चाहिए कि जिस समाज में नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। संस्कृत का वाक्य यह है कि रमन्ते यत्र नार्यन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। अब यहाँ पर जो है आपके प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाते हैं और अब जो है आप इन प्रश्न उत्तरों को अच्छे से समझ लो, पढ़ लो और अपनी नोटबुक में कर लो। धन्यवाद।